देखिए, बात पूरी दुनिया आज एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया। इजराइल ने भी कहा कि युद्ध विराम हो गया, और यही नहीं, ईरान भी कह रहा है कि हमने तो सीज फायर कर दिया। लेकिन ये कैसा युद्ध विराम जिसकी घोषणा के तुरंत बाद ही एक देश दूसरे पर मिसाइलें हमले कर देता है और दूसरा देश इसके जवाब में फिर हवाई हमले कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। कल रात ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए कतर और इराक के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों को देखकर ऐसा लगा जैसे ये सांकेतिक हमले हो, क्योंकि इन हमलों में नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। इन हमलों को देखकर कहा जा सकता है कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर दिखावटी हमले किए थे ताकि वो अपने जनता को जवाब दे सके। लेकिन क्या ये अपनी ही जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर नहीं? अगर पहले से ही अमेरिका को बता दिया था कि हम यहां पर हमला करने वाले हैं, आप सब कुछ हटा लीजिए। ईरान ने दोहा में अमेरिका के अल उदैद सैन्य बेस पर 6 मिसाइलें दागी। अमेरिका का दावा है कि इन मिसाइली हमलों में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने कतर के लोगों को जरूर डरा दिया। दोहा के लोग अभी तक जिन मिसाइली हमलों की तस्वीरें टीवी पर देख रहे थे कि भाई ये तो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, वही मिसाइलें उनके आसमान में नजर आ रही थी। कुछ देर के लिए दोहा में लगभग भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए कल रात की। मॉल्स के अंदर, सड़कों पर जबरदस्त आप देख रहे हैं। आमतौर पर जब कोई देश इस तरह के हमले करता है तो उसके खिलाफ जबरदस्त पलटवार किए जाते हैं। भाई आपकी जनता में ऐसी भगदड़ मची थी, लेकिन दोनों देशों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। लेकिन कल रात हुए हमलों के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस हमले के बाद तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। सब सोच रहे थे कि अब तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी, खाड़ी देशों तक जंग पहुंच जाएगी, क्योंकि ईरान ने कतर में हमला कर दिया अमेरिकी एयरबेस पर। लेकिन हो कुछ और रहा था। फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुशी खुशी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ऐसा लगा जैसे अमेरिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसके अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। अब इसके पीछे की कहानी हम आपको समझाएंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने अमेरिकी हमलों का बहुत कमजोर जवाब दिया। उन्होंने 14 मिसाइलें दागी, जिसमें से 13 मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई, एक मिसाइल को फ्री छोड़ दिया। ये मिसाइल जिस जगह गिरी वहां नुकसान की आशंका नहीं थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि किसी भी अमेरिकी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप ने ईरान को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमला करने से पहले हमले के बारे में उन्हें बता दिया। ये फिर से सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में यह दावा किया कि ईरान ने हमला करने से पहले हमले के बारे में उन्हें बता दिया था। ट्रंप ने यह कहकर ईरान का मजाक उड़ाया कि हमले के बाद अब चाहे तो वो शांति की ओर बढ़ सकते हैं। पूरी तस्वीर समझ रहे होंगे आप। इस पोस्ट के कुछ देर बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने खुद से ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, सीज फायर का ऐलान। अब यह ऐलान करने में इन साहब को बड़ा मजा आता है। उन्होंने लिखा कि युद्ध विराम के लिए इजराइल और ईरान दोनों ने लगभग एक साथ उनसे बात की और शांति का ऐलान किया। इसके बाद ट्रंप ने खुद से ही युद्ध विराम की घोषणा की, जबकि इन ईरान और इजराइल की तरफ से युद्ध विराम को लेकर कुछ नहीं कहा गया था। तब तक दोनों देशों ने ही कुछ नहीं लिखा था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम के ऐलान को इजराइल और ईरान ने कितनी गंभीरता से लिया, इसकी जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इजराइल के बीरशेबा की हैं। इससे पहले भी ईरान लगातार बीरशेबा पे हमले कर रहा था। यहां ईरान ने बड़े हमले किए। ईरान का यह हमला डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद किया गया। बीरशेबा की इन तस्वीरों में आपको यहां जो तबाह इमारतें हैं वो दिख रही होंगी। इस हमले में 4 इजरायली नागरिक मारे गए और इजराइल ने इन हमलों का बदला लेने की धमकी दी।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेरशेवा के उस इलाके में जहाँ पर आज सुबह ईरान की तरफ से अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह का इम्पैक्ट है। ये रिहायशी इलाका है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आप देखिए कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो खबर मिल रही है वो 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है इस पर्टिकुलर इलाके में। और सिर्फ ये अकेला नहीं, इसके आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सब में बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ियों की आप हालत देखिए अंदर जो खड़ी हुई थी। ये पूरा इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आज नुकसान पहुंचा है, ख़ासतौर पे इस विसिनिटी में। तो यहाँ बेरशेवा में जो हमला हुआ उसके बारे में ख़ास ये है कि ये टाइमिंग बहुत अहम था, क्योंकि टाइमिंग ऐसा था जब सीज़ फायर की घोषणा और दावे किए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से, और उसी वक्त इजराइल के अंदर इस तरह के हमले हो रहे थे जिसमें लोग अपनी जान गंवा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल ईरान युद्ध रुकवाने का श्रेय लेकर खुद को पीस मेकर बनाना चाहते थे। ये तस्वीरें देखिए आपने। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी वो ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन नाकाम हो गए थे। इस बार भी वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ईरान ने इजरायली हमले करके ट्रंप की मंशा पर पानी फेर दिया और इससे वो काफी नाराज है। युद्ध विराम के उल्लंघन पर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान और इजराइल दोनों से नाखुश हैं। rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. जहां तक युद्ध विराम की बात है, तो इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल ऊपर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा भले ही की गई हो, लेकिन इसे मान कोई नहीं रहा है। इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा करते वक्त कहा कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया, इसलिए वो युद्ध विराम कर रहे हैं। हालांकि आईजीएफ ने धमकी दी है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया तो करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा तो की है, लेकिन वो इस युद्ध को अपनी जीत बताकर प्रचारित कर रहा है। उसका कहना है कि उन्होंने अपने दुश्मन देश यानी इजराइल, अमेरिका को हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान में पाकिस्तान की ही तर्ज पर जीत की खुशी में परेड निकाली जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत से पिटने के बाद खुद को विजयी घोषित करके जश्न मनाया था, ठीक वैसे ही ईरान भी खुद को विजयी बताकर जीत का जश्न मना रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें आई हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने एक पोस्ट करके सोशल मीडिया पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम के दावे को खारिज करता हूं। उन्होंने लिखा कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध थोपा है और फिलहाल युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। ये उन्होंने बाकायदा पोस्ट डाल दिया। किसी भी युद्ध में दोनों पक्षों को नुकसान होता है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से खुद को हारा हुआ, कोई जीता हुआ बताते ही रहता है, प्रोपेगेंडा चलता है। जहां तक ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध की बात है, तो आज हम इनकी जीत और हार पर एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा। सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि इस युद्ध से इजराइल को क्या हासिल हुआ है। इजराइल ने सबसे पहले 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु बॉम्ब बना रहा था, इसलिए उनके परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इस हमले से पहले इजराइल ने जो लक्ष्य तय किए थे, उसने वो सभी लक्ष्य हासिल किए। कैसे?
ईरान पर हमले के पीछे इजराइल का मकसद था उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। इजराइल ने यह मकसद पूरा कर लिया। कैसे? ईरान के करीब 12 परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। इजराइल के निशाने पर ईरान का सबसे संवेदनशील परमाणु प्लांट फोर्दो भी शामिल था। फोर्दो को लेकर इजराइल का दावा था कि किसी प्लांट में 90% तक शुद्ध यूरेनियम है जिससे ईरान परमाणु बम बना सकता है। ये भी अपने आप में तबाह हो चुका है, ऐसा दावा लगातार अमेरिका कर रहा है। इधर फोर्दो एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट था जिसको अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बंकर बस्ट बॉम्ब से नष्ट कर दिया है। इसके अलावा इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक भी थे। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ईरान हमेशा ये दम भरता है कि हम किसी दूसरे देश से नहीं ला रहे हैं ये परमाणु जानकारी, हम अपना ही शोध करते हैं, हमारे अपने ही साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, इसलिए आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जितना भी उखाड़ोगे हम फिर से उसे बना लेंगे। अब देखिए, उसके बहुत सारे जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे उनको मार डाला है अब, ताकि भविष्य में ईरान दोबारा से परमाणु बम बनाने की कोशिश ना करे। हालांकि सिरे से इसे खारिज करना भी समझदारी नहीं होगी, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि 4-5 साल पीछे तो चला ही गया ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखिए ये चेहरे, इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मार दिए। ये वो लोग थे जिनके दम पर ईरान परमाणु बॉम्ब बना रहा था। इनमें 4 मुख्य वैज्ञानिक शामिल थे, जिसमें मोहम्मद मेहदी तेहरानची, फेरदौन अब्बासी, मंसूर असगरी और सईद बारजी शामिल थे। इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को भी खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने हमलों में ईरान के पीरांग शहर में मौजूद सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री को भी तबाह किया है। इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान की सैन्य ताकत बढ़े, इसके लिए उसने IRGC के कई बड़े सैन्य अधिकारियों को टारगेट किया। अब ये समझिए, अगर उनके टॉप मोस्ट जो IRGC के कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं तो इसको भूलना नहीं चाहिए, ये इजराइल की बड़ी जीत कहलाएगी। मेजर जनरल हुसैन सलामी, मोहम्मद बगेरी, ईरान के 30 से ज्यादा कमांडर्स को खत्म किया। इसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये जो IRGS हम आपको बता रहे हैं, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी पहली तस्वीर। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोहम्मद बगेरी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और एयरफोर्स चीफ आमिर अली हजीजादेह शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल ने अली खामनेई के बेहद करीबी लोगों को भी मार गिराया जो उनके राइट हैंड माने जाते थे। इजराइल ने अली खामनेई को भी धमकी दी थी कि अगर ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं किया तो युद्ध का अंत खामनेई के अंत से ही होगा। इस धमकी के बाद अली खामनेई बताया जा रहा है कि कहीं छिपे हुए हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों की तलाश शुरू कर दी। इस युद्ध में इजराइल की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने जो लक्ष्य सेट किया था उसे हासिल किया। इसके अलावा इजराइल ने मिडिल ईस्ट के अपने दुश्मनों को यह भी दिखा दिया कि तेल अवीव और वॉशिंगटन DC के बीच अच्छी दोस्ती है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका इजराइल के पक्ष में लड़ेगा। अगर आप जियोपॉलिटिकल परिस्थिति को देखें तो ये सबसे बड़ी कामयाबी इजराइल की कहलाएगी कि वो अपनी इस युद्ध में अमेरिका को अपनी तरफ खींच ला पाया और अमेरिका को भी इस जंग में शामिल करने में कामयाब हुआ। जहां तक बात ईरान की है तो वो इस युद्ध में खुद को विजयी बता रहा है, जश्न भी बना रहा है, लेकिन सच ये है कि इजराइल ने ईरान को बड़ी क्षति पहुंचाई है और अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान काफी बैकफुट पर आ गया है। इजराइल के मुकाबले ईरान ने ज्यादा ताकतवर हमले किए, लेकिन इमारतों को नुकसान पहुंचाने के बजाय कोई बड़ी उपलब्धि उसने हासिल नहीं की। जैसे इजराइल ने अपना लक्ष्य पूरा किया, लेकिन ईरान अपने हमलों की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बता सकता। इजराइल के साथ हुए युद्ध में ईरान को फायदे से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। उसने अपने परमाणु ठिकाने और परमाणु वैज्ञानिक खो दिए। IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और रणनीतिकार खो दिए। बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री तबाह हो गई। IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ईरान का, उसका हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। उनके टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन नेटवर्क्स के मुख्य ऑफिसेज खत्म हो चुके हैं। कई सैन्य ठिकाने नष्ट हुए। 667 से ज्यादा नागरिक खो दिए। एयर डिफेंस पूरी तरह फेल साबित हुआ और ईरान की वायुसेना देश की सुरक्षा में नाकाम रही। इस युद्ध में एक बात साफ नजर आई कि ईरान की सुरक्षा बहुत कमजोर है। पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने ईरान में घुसकर हवाई हमले किए और ईरान इन हमलों से खुद को बिल्कुल बचा नहीं पाया। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के तीसरे दिन ही
ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का ऐलान कर दिया था। ईरान इस दावे को खारिज नहीं कर पाया, यानी वो अपना ही एयर स्पेस हासिल नहीं कर पाया। इससे समझा जा सकता है कि ईरान के आसमान की सुरक्षा हवाई ही है। हालांकि इस युद्ध में ईरान को कुछ सफलताएं भी मिली है, वो भी बताते हैं। उदाहरण के तौर पर इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले काफी कामयाब रहे। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस आयरन डोम को कहीं ना कहीं उसको भेदने में वो कामयाब रहे। और ये इजराइल कह रहा था कि 90% अगर हम गिरा रहे तो 10% तो हमारे ऊपर गिर भी रहे हैं मिसाइलें ईरान की। ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें हमले किए, जिसमें इजराइल के शहरों को बहुत नुकसान पहुंचा। ईरान ने 1000 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए, जो कई उनमें से सटीक निशाने पर लगे। इजराइल पर हमला करके ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को यह संदेश दिया है कि वो अपने ताकतवर दुश्मनों पर ही हमला करने में सक्षम है, और जब बात संप्रभुता की आएगी तो ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से भी भिड़ सकता है। ईरान में इस जज्बे को कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यह अलग बात है कि युद्ध ने ईरान को जीत से ज्यादा बर्बादी दी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल से भिड़ने की वजह से अली खामेनेई की लोकप्रियता बढ़ गई। ईरान को इस युद्ध में चीन और रशिया का भी समर्थन हासिल हुआ है, जिससे उसे भी पता चल गया है कि कौन उसका दोस्त है और कौन नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और अहम किरदार रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिनकी इन 12 दिनों में पूरी कोशिश यही रही कि कैसे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे, कैसे दुनिया में हेडलाइंस में वो छाए रहे। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही सीज फायर वाला ड्रामा किया, जैसा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी किया था। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को पोस्ट करके दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, जिसका भारत ने खंडन किया। भारत अभी तक खंडन कर रहा है। ट्रंप लगातार 15 बार 20 बार दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने यही रणनीति इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान भी अपनाई। जो ट्रंप 2 दिन पहले ईरान पर हमले कर रहे थे, सरेंडर कह रहे थे, अपनी सेनाओं की तारीफ कर रहे थे, ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, ऐसा माहौल बना रहे थे कि ईरान में कितना खतरनाक परमाणु हथियार है, ऐसे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। आज वही डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं। गॉड ब्लेस ईरान, मेक ईरान ग्रेट अगेन कह रहे हैं। बताइए, अब ऐसे आदमी की बातों पर कौन कितना भरोसा करे। कल से लगातार पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति का मजाक उड़ रहा है, उनकी जगहसाई हो रही है। हमने आपको बताया कि कैसे कतर में अमेरिकी बेसिस पर ईरान के अटैक के बाद ट्रंप ने जो पोस्ट किया, उसे लगा कि जैसे सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा और ईरान को फेस सेविंग का मौका दिया गया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया ट्रंप ने एक एक करके पोस्ट करना शुरू किया। ये भी बहुत दिलचस्प है। कल रात जब आप सो रहे होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वहां सुबह थी, डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर सीज फायर खेल रहे थे। ट्रंप ने सबसे पहले पोस्ट किया कि दुनिया को बधाई, अब शांति का वक्त आ गया है। एक बात भी समझिए कि इनके जो धुर प्रशंसक इस वक्त अमेरिका में हैं, वो भी बार बार कह रहे थे कि ये अमेरिका की जंग है ही नहीं, तुम इस जंग में क्यों कूद रहे हो। शायद ये भी वजह बनी कि अब ट्रंप जल्दबाजी में थे। और कंग्रेचुलेशंस वर्ल्ड, पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं, टाइम फॉर पीस। और जब उनको ऐसा कुछ लिखना होता है तो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए ताकत अपनी। फिर एक और पोस्ट किया, लंबा चौड़ा, सबको बधाई दी, कहा कि इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सीज फायर हो गया है। बाकायदा ट्रंप की तरफ से समय भी दिया गया। लिखा कि अब से 6 घंटे में जब ईरान और इजराइल अपना फाइनल मिशन पूरा करेंगे, 12 घंटे में युद्ध खत्म माना जाएगा। 12 घंटे में ईरान सीज फायर करेगा, फिर इजराइल करेगा, और 24 घंटे में आधिकारिक तौर पर 12 दिन का युद्ध खत्म हो जाएगा। बताइए, अगर सीज फायर की टर्म्स थी तो ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मतलब आखिर साबित क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ ये तमाम देश कठपुतलियां हैं, डोर उनके हाथ में है। ये ट्रंप है, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप का ये पूरा ड्रामा आप देखिए। फिर से उन्होंने एक और पोस्ट किया और फिर अपनी ही तारीफ कर दी। कहा कि ईरान और इजराइल दोनों मेरे पास आए थे शांति कराने के लिए, मैंने करवा दी। इसके बाद ट्रंप लगातार ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते रहे। फिर से सीज फायर का पोस्ट किया, लिखा सीज फायर प्रभावी हो गया, इसका उल्लंघन मत करो। ये तो ट्रंप के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात हो गई कि जैसे ही उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, तुरंत ईरान ने पहले मना किया और फिर इजराइल पर हमला किया। हमने आपको बताया कि कैसे इजराइल के बीरशेबा में ईरान के मिसाइल अटैक में 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन तब तक अमेरिका में रात हो चुकी थी और ट्रंप सोने चले गए थे। सुबह हुई, ट्रंप जागे, सामने आए,
सोशल मीडिया पर अपना सीज फायर वाला गेम खेलने के लिए फिर से आ गए। सुबह होते ही ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी लिखी कि बम मत मारो, अगर मारोगे तो बड़ा उल्लंघन करोगे, अपने पायलट्स को घर बुलाओ। इसके बाद एक और पोस्ट किया कि इजराइल ईरान पर अब हमला नहीं करेगा, उनके सारे प्लेन अब वापस घर आएंगे, अब किसी का कोई नुकसान होगा नहीं, सीज फायर प्रभावी है। फिर एक और पोस्ट किया कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दोबारा कभी नहीं बनाएगा। आज सुबह अमेरिकी वक्त के हिसाब से ट्रंप जब वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर आए तो रिपोर्टर्स ने सवाल पूछने शुरू किए। ट्रंप ने वहीं सारी सीज फायर वाली बातें करनी शुरू कर दी, इस पर गुस्सा, उस पर गुस्सा। ईरान, इजराइल सबको बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगे। फिर ईरान और इजराइल का नाम लेकर गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल कर दिया। जहां वॉशिंगटन डीसी में दुनिया की मीडिया के सामने, कैमरों के सामने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, गाली दे रहा है, इजराइल और ईरान को गाली दे रहा है। सोचिए ट्रंप की क्या हालत हो गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की साउंड बाइट पर अब बीप साउंड लगाना पड़ा है आज हमें। यह विडंबना है। You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the doing. Do you understand that? और अब दुनिया ये भी पूछ रही है कि जिन उद्देश्यों के साथ इजराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध किया था, क्या वो उद्देश्य पूरे हुए या फिर इन्हें ही अमेरिका ने अधूरा छोड़ दिया? क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हुआ? इजराइल बार बार ये दावा कर रहा है, अमेरिका दावा कर रहा है। अमेरिका ये कह सकता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार अब नहीं है, अमेरिका दावा तो कर ही रहा है। अमेरिका ने अपने उस B-2 बॉम्बर विमान का नया वीडियो जारी किया जो ईरान पर हमला करके अमेरिका ने दावा किया कि 36 घंटों तक लगातार विमान में आसमान में उड़ान भर रहा था। ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर गोले बरसाकर वापस लौटा, लेकिन मकसद क्या पूरा हुआ? देखते जाइए कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बातें और सैंड ईरान पर बदल रहे हैं। और ये सब कुछ पिछले 10 से 11 दिन में हुआ है। 13 जून यानी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप ने कहा जस्ट डू इट। 14 जून को मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट, ईरान पर दबाव बना रहे थे, यानी कि डील कर लो इससे पहले कि कुछ ना बचे। 16 जून अमेरिका कुड गेट इन्वॉल्व, मतलब वो डरा रहे थे कि अब अमेरिका घुस गया तो सोचो कि क्या होगा, संभव है अमेरिका युद्ध में शामिल हो। 18 जून अनकंडीशनल सरेंडर, ईरान को धमकी दे रहे थे कि बिना शर्त सरेंडर करो। 22 जून हमले के बाद कहा टोटली ऑब्लिटरेटेड, यानी ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो गए। 23 जून को जब ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया तो कहा कि वेरी वीक रिस्पॉन्स, यानी ईरान के हमले की प्रतिक्रिया को बहुत कमजोर बताया। और फिर 24 जून को इट्स टाइम फॉर पीस, यानी शांति का समय आ गया। और फिर सुबह उठते उठते दोनों देशों पर नाराजगी जाहिर की। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान ईरान को लेकर पिछले 10 दिनों में इस तरह से बदलते रहे हैं, लेकिन सिर्फ बयान ही नहीं बदले हैं, स्टैंड भी बदला है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के बाद यही कहा था कि अगर वो हमला नहीं करता तो ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता। कहा था कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन अब जब ये सीज फायर हो गया है तो अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे कर दिया है। यानी अब अमेरिका ईरान के परमाणु हथियार खत्म करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि देरी की बात कर रहा है। हमले से पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, लेकिन अब सरेंडर के बाद कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं। सोचिए कैसे अमेरिका स्टैंड बदल रहा है, क्योंकि बात तो ईरान के परमाणु हथियारों को खत्म करने की थी, अगर उसके पास है तो। लेकिन अमेरिका अभी भी स्थिति में नहीं ये गारंटी दे पाए कि क्या परमाणु हथियार हमेशा के लिए अब खत्म हो गए। अभी तो इसकी भी पूरी जानकारी नहीं आई है कि फोर्डो और नतान्ज में अमेरिका के हमले के बाद की स्थिति क्या है। टोटली ऑब्लिटरेटेड, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, क्या वाकई खत्म हो चुका है? अभी तक सिर्फ ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, कुछ भी पुख्ता नहीं है। उधर ईरान तो ये भी कह रहा है कि अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के साथ कोई कोऑपरेशन वो नहीं करेगा, कोई सहयोग नहीं करेगा। और ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पायलट ने अच्छा काम किया है। ईरान तो कभी भी अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished.
The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. और अब इस सवाल का विश्लेषण करते हैं कि इस 12 दिन के युद्ध में ईरान अकेला क्यों पड़ा। वैसे तो कहने को मुसलमानों की पूरी दुनिया में 53 देश है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और ये देश आपस में बड़े भाईचारे का दावा भी करते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि ईरान की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ये देश कभी अभी तक शांति की बातें तो कर रहे थे, लेकिन ईरान का खुलकर साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही कल ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया, तुरंत तमाम मुस्लिम देश एक हो गए, लेकिन अमेरिका के खिलाफ नहीं, ईरान के खिलाफ। भले ईरान का यह हमला सांकेतिक रहा हो, लेकिन इसके बाद तो ये मुस्लिम देश एक ही मंच पर आ गए। तुरंत सऊदी अरब की तरफ से भी निंदा की गई, कतर भी कहने लगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। ऐसा लगा कि जैसे सारे खाड़ी देश ईरान के खिलाफ एक हो गए। और फिर याद आई पिछले महीने की ये तस्वीरें, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे पर गए थे। याद होगा आपको कैसे इन शेखों ने डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड इस्तकबाल किया था, स्वागत किया था, जिसे देखकर ट्रंप भी गदगद नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रिप पर गए थे। कतर ने तो ट्रंप को एक प्लेन भी देने का ऐलान कर दिया। ट्रंप को भी लगा कि वो मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी धाक जमा रहे हैं। इन खाड़ी देशों ने अमेरिका को बहुत से ऑर्डर्स भी दिए, बड़े बड़े ऑर्डर, हथियारों के ऑर्डर्स, हवाई जहाज़ों के ऑर्डर, फाइटर जेट्स के। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन जब ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो फिर ये देश चुप हुए। और यहाँ तक कि ये देश तो ईरान पर इजराइल के हमले पर भी खामोश रहे। निंदा की होगी, लेकिन ईरान के साथ कोई नहीं आया। इससे ज़्यादा ज़ोर शोर से तो रूस और चीन खड़े दिख रहे थे ईरान के। आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। इसका जवाब भी इनकी धार्मिक मान्यताओं में ही छिपा है। पहली बात यह कि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, शिया मुस्लिम बहुल देश, जिसे सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट जैसे सुन्नी इस्लाम को मानने वाले देश अक्सर संदेह की निगाह से देखते। दूसरा, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश आर्थिक रूप से अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं और जो मौजूदा इस वक्त वहां पर शासक है या मुखिया हैं, वो मानते हैं कि उनको अपने अपने देश को मुस्लिम कट्टरवाद सोच से आगे ले जाना है, विकास की राह पर ले जाना है और अपनी जनता के लिए खुशहाली लानी है। इन लड़ाइयों में वो पड़ना नहीं चाहते। तीसरा, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। चौथा, कई मुस्लिम देशों को ईरान के साथ खड़े होने पर अमेरिकी प्रतिबंध, बढ़ी हुई निगरानी, मॉनिटरिंग और स्थिरता का भी डर रहता है। उनमें से कोई भी अमेरिका की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, इसीलिए ईरान के साथ खड़े होने से बच रहे हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से मुस्लिम देशों का ईरान के साथ उतार चढ़ाव वाला रिश्ता रहा है। खाड़ी युद्ध में मुस्लिम देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं। इन देशों में शिया सुन्नी से लेकर दूसरे कई मतभेद मौजूद हैं। उनमें आपस में वर्चस्व की एक लड़ाई होती रही है। उदाहरण के लिए सीरिया में अभी अहमद अल शरा की अंतरिम सरकार है, जो एक समय घोषित आतंकवादी रह चुके हैं। उनसे ट्रंप भी मिल चुके हैं, लेकिन ईरान निर्वासित राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करता है। लेबनान में ईरान हिजबुल्लाह जैसे संगठन का समर्थन और फंडिंग करता है। यमन में वो हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है। इसीलिए इन देशों की सरकारों का ईरान का समर्थन नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भी देश हैं जो अपनी खुद की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनके हित भी अमेरिका के साथ अटके हुए हैं। मुनीर जाता है, गोद में बैठता है, कई बार चाहते हुए भी ईरान का समर्थन ये खुलकर नहीं कर पाते। हम इस घटना की निंदा करते हैं, इससे ज्यादा जा नहीं पाते। वो बार बार अपनी बात से उनको पलटना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, फुटबॉल बनकर रह जाते। हमने आपको बताया कि कैसे ईरान का इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसे सरेंडर के टेबल पर आना पड़ा। ईरान ने बड़ा नुकसान सहा है। आधिकारिक तौर पर 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका की एक एजेंसी तो 950 लोगों की मौत का दावा कर रही है। सोचिए, 12 दिन के युद्ध में ईरान को इतना नुकसान हुआ। इसी वजह से ईरान को सरेंडर के लिए मजबूत होना पड़ा। लेकिन सोचिए कि ईरान के सरेंडर में जीत कौन खोज रहा है? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इसका पुराना अनुभव है। पाकिस्तान जानता है कि जब हार जाए तो फिर सरेंडर को जीत कैसे बताया जाता है। यह पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल की यूट्यूब फीड है। इसमें डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या लिखा है।
लिखा है कि अमेरिका और इजराइल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और अब युद्ध खत्म हो गया है। सोचिए, जिस अमेरिका को ये पाकिस्तानी 4 दिन पहले नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि वो ईरान से युद्ध में हार गया। ऐसा खुलेआम झूठा दावा ईरान भी नहीं कर रहा। ईरान से ज्यादा झूठ तो पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं। लग रहा है कि पाकिस्तानियों के अंदर का मुस्लिम भाईचारा जाग गया है, या फिर से दुनिया को दिखाने का नाटक करें एक ऐसे वक्त पर जब तमाम मुसलमान मान रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने ईरान पर हमला कर दिया। ऐसे में खुलकर कैसे ट्रंप के साथ नजर आ सकते हैं। नोबेल पुरस्कार की वकालत कर दी थी, वो अलग। तो ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि अगर इनके अंदर का मुस्लिम भाईचारा जागता तो इनका जिहादी जनरल मुनीर अमेरिका में ट्रंप का खाना खाकर नहीं आता। और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रही थी। बताइए, जिस ट्रंप को ये शांति का नोबेल देने की मांग कर रहे थे, उसी ट्रंप ने ईरान पर अगले ही दिन बम बरसा दी। बताइए, पाकिस्तान की क्या विदेश नीति रह गई है। एक दिन पहले नोबेल, ट्रंप को नोबेल दीजिए, अब ईरान पर अमेरिका के हमलों की निंदा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। आइए मिलकर बैठकर निंदा करते हैं कि अमेरिका ने बड़ा गलत किया ईरान पर। जब ईरान का सरेंडर हो गया, ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर हो गया, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं ईरान को फतेह की मुबारकबाद, यानी कि ईरान को जीत की बधाई। और ये कोई आम पाकिस्तानी नहीं कह रहा है, बल्कि वहां के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। अरे इस बात का तो लिहाज कर लो कि 2 दिन पहले ही तुमने उस ट्रंप को नोबेल देने का आधिकारिक मांग की थी, जिसकी आज तुम हार बता रहे हो। सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध का अंत देखकर कई भारतीयों को देजावू महसूस हुआ होगा, यानी उन्हें ऐसा लगा होगा जैसे ये सब पहले हो चुका है। 7 मई को हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में कुछ ऐसा ही हुआ था। आप इस युद्ध के घटनाक्रम और ईरान इजराइल युद्ध के घटनाक्रम को देख सकते हैं, और अगर देखेंगे तो समानताएं दिखेंगी। पहली समानता, हमला ताकतवर देश ने किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ठीक वैसे इजराइल ईरान युद्ध में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। दूसरी समानता, लक्ष्य हासिल करके ही दम लिया। भारत का लक्ष्य था आतंकियों के हेडक्वार्टर और कैंप्स को तबाह करना, जो उसने पूरा किया। इजराइल का लक्ष्य था परमाणु ठिकाने और मिसाइल फैक्ट्री नष्ट करना, इजराइल ने यह भी करके दिखाया। तीसरी समानता, बड़े हमले के बाद युद्ध विराम की चर्चा शुरू हुई। पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल अटैक के जवाब में भारत ने सैन्य बेस पर ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, जिसके बाद पाकिस्तानी सीज फायर मोड में गया। ठीक वैसे इजराइल की अपील पर जब अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर सबसे बड़ा हमला किया, तो ईरान दहशत में आ गया। सीज फायर मोड ऑन। चौथी समानता, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के युद्ध विराम की अपील की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती एंट्री की, और इसको लेकर भारत ने जब अपना रुख साफ किया, उसके बाद भी वो कहां मानने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध रुकवाने का दावा किया, खुद से ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी इजराइल हमले कर रहा है, ईरान भी हमले कर रहा है। पांचवी समानता, खुद को विजयी बताकर जश्न का ऐलान। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए भारत से युद्ध विराम किया था, इसे अपनी जीत बताने लगे। मतलब सारे उनके आतंकी ठिकाने, एयर बेसिस, सब पर भारत ने जबरदस्त हमले किए। उसको नुकसान हुआ, लेकिन अपनी जीत बता रहा था। और यही काम आज ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि उसके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उस पर हमला हुआ है, उसके सैन्य बेसिस पर, उसके टॉप मोस्ट अधिकारी, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सब कुछ इस 10-12 दिन के युद्ध में तबाह हो चुका है। ईरान इजराइल को लेकर आज हुआ घटनाक्रम भारत के नजरिए से भी बेहद अहम है। भारत पहले दिन से युद्ध को खत्म करने की बातचीत की टेबल पर आने की हिमायत कर रहा था। दोनों देशों से कह रहा था कि भारत ईरान और इजराइल दोनों का मित्र देश है। लेकिन क्या भारत की विदेश नीति को कुछ देश और नेता धर्म के चश्मे से जाने अनजाने प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर करवाने का ऐलान किया, इसके बाद ईरान की विजय और डोनाल्ड ट्रंप की हार बताने की कोशिश कैसे की गई, आप जरा सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया। जो एक आदमी अपने आप को अजय समझ रहा था,
जो शक्ति अपने आप को समझ रही थी कि वो दुनिया में किसी को भी दबा देगी, झुका देगी, उसको पहली बार मुंह तोड़ जवाब मिला है। और ऐसा जवाब मिला है कि उसका जो संतुलन है, मानसिक संतुलन, वो तक लड़खड़ा गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा है वो करें क्या। ट्रम्प साहब तो बम मार के आए थे एक दिन पहले ही, ज़रा सा उनके मिलिट्री बेस पे हमला हुआ, 1 मिनट में सीज फायर होने लगा, क्योंकि जवाब देने वाला सामने खड़ा है ना। अभी इधर कुछ नेता इजराइल सीज फायर के बीच ही गाजा वाला एंगल लेकर आ गए। उसमें मोदी सरकार की विदेश नीति की कमियां गिनाई। पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में सीज फायर की घोषणा की, लेकिन गाजा में अब भी कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। वहां इजराइल द्वारा किया जा रहा नरसंहार लगातार जारी है। पिछले 18 महीनों से फिलिस्तीनियों पर टूट रही इस भयावह त्रासदी पर प्रधानमंत्री मोदी की घोर चुप्पी ने भारत की नैतिक और राजनीतिक साख को चोट पहुंचाई है। सवाल यह है कि क्या कूटनीति के मसलों में राजनीति के सवाल कभी भी बिना किसी संदर्भ के उठाए जाने चाहिए? इजराइल हो, ईरान हो या फिलिस्तीन, भारत की विदेश नीति का एक अपना स्टैंड है जो आज भी उसी तरह से है जैसे 2014 के पहले था। आज ईरान और इजराइल सीज फायर पर भारत का आधिकारिक बयान भी आपको बताना चाहती हूं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले और कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के जवाब समेत ईरान और इजराइल संघर्ष के घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए थे। हम क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व के टिके रहने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका और कतर की भूमिका से हुए सीज फायर की रिपोर्ट्स का स्वागत करते हैं। हम दोहराते हैं कि संवाद और कूटनीति के अलावा क्षेत्र के विवादों को हल करने का दूसरा विकल्प नहीं है। भारत का बयान कूटनीतिक बैलेंस की भारत की नीति को दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष का जो खेमा कल तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को गीता की सौगंध मानकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा था, आज विपक्ष के उन्हीं नेताओं को यह भी लग रहा है कि ट्रंप जिस तरह दावे कर रहे हैं उससे उन पर भरोसा कम होता है। अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब आपको दिल्ली की वो घटना बताते हैं जो ये साबित करती है कि लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब बदमाश घर तक लड़कियों का पीछा करने में नहीं चूक रहे। इस बार तौफीक उमर नाम का आरोपी ने बिल्डिंग में घुसकर एक लड़की की जान ले ली। यह घटना दिल्ली के ज्योति नगर इलाके की है। सुबह करीब 8 बजे 19 साल की नेहा टंकी में पानी न आने की वजह से बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर गई थी, जहां पानी की टंकी थी। उसी वक्त पास में ही रहने वाला तौफीक बुर्का पहनकर बिल्डिंग में घुस गया, सीधे 5वीं मंजिल पर पहुंच गया जहां पर नेहा मौजूद थी। तौफीक नेहा से जोर जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर वो नेहा का गला दबाने लगा। नेहा के पिता भी उस वक्त तक छत पर पहुंच गए। जब तक वो नेता को तौफीक के चंगुल से वो नेहा को माफ कीजिएगा जब तक वो नेहा को तौफीक के चंगुल से छुड़ा पाते, तब तक उसने नेहा को रेलिंग से ही नीचे फेंक दिया। आप वो जगह देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। 5वीं मंजिल से सीधा जमीन पर जा गिरी, जहां ईंट पत्थर बिखरे पड़े थे। घायल नेहा को तत्काल जीटीबी नगर अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। लड़की के परिवार का कहना है कि आरोपी तौफीक बुर्का पहनकर उसके घर में घुसा। उसने लड़की के पिता को भी धमकी दी और भाग निकला। इस वक्त मैं ज्योति नगर के अशोक नगर इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना हुई है। नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के शख्स ने 5वीं मंजिल से फेंका, जिसमें इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई। इस वक्त हम 5वीं मंजिल पर उसी बिल्डिंग पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो पुलिस है उसने घटना के बाद यहाँ पर जांच की और बाकायदा मार्क किया है ये इंसिडेंट रिपोर्ट। दरअसल नेहा के पिता के मुताबिक पानी इस बिल्डिंग में कम आ रहा था, चूंकि काफी ऊंचाई पर है, इस वजह से नेहा 5वीं मंजिल पर आई थी। और उसी दौरान नेहा के पिता सुरेंद्र जब ऊपर की तरफ आते हैं तो देखते हैं बुर्का पहने तौफीक नाम का जो शख्स है वो नेहा का यहाँ पर गला दबा रहा था। जब नेहा के पिता सुरेंद्र ने शोर मचाया, उसके बाद
तौफीक ने नेहा को यहाँ से उठाकर सीधा नीचे की तरफ फेंक दिया। अब आपको दिखाना चाहूंगा 5वीं मंजिल से नीचे वो जगह है, काफी नीचे का इलाका है, वहां पर फेंक दिया। आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी नीचे जाकर अगर 5वीं मंजिल से किसी शख्स को फेंका जाए तो उसकी हालत क्या होगी। जब वो आया तो वो उसका पहले गला घोटने लगा। जिस चुन्नी से वो गला घोट रहा था वो चुन्नी साक्षी के मतलब नेहा के गले में रह गई है। वो चुन्नी पुलिस वालों के पास है। वो कुछ बहस हुई इनकी, क्या हुआ, क्योंकि 3-4 साल से वो घर में आता था। उसके बाद वो राखी बंधवाता था कि मेरी बहन है तू, क्योंकि उसकी फैमिली मुरादाबाद में रहती है। यहाँ पे दोनों भाई रहते थे, उससे राखी बंधवाता था। कुछ टाइम से इसने यूं कहा कि मुझसे शादी करने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकती, हिंदू और मुस्लिम का ये सब चीज नहीं है, बस तुम घर आते हो, भाई मानते हो, तुम्हें इतना इनफ है। उसके बाद उसने उसको धमकी दी अभी कुछ 1 हफ्ता के अराउंड कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो उसने अपनी मम्मी को बताई ये सारी चीजें। ये जो घटना हुई यहीं पर हुई है ना? बिल्कुल यहीं पर हुई है। यहाँ से जब वो यहाँ से आया है, वो वहाँ कपड़े धो रही थी, वो सभी चीजें यहाँ पे लाके उससे बहस कर रहा था। तो वो कपड़े सब देखिए, ये देखिए गिरा हुआ है सब कुछ कपड़े। अच्छा। ये सब कुछ कपड़े गिरे हैं क्योंकि जब उसने उसको धक्का दिया, उसको उसका गला घोटने की कोशिश करी, यहाँ तक वो लाया है उसको। यहाँ तक ले जाने के बाद वो जब अपना बचाव कर रही थी तो उसने यहीं से धक्का दे दिया उसको। नेहा की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है। लोग इस घटना से काफी आक्रोशित हैं और वो तौफीक की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। माहौल ना बिगड़े इसलिए इलाके में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। परिवार का कहना है कि वो तौफीक को पिछले करीब 3 साल से जानते हैं। आरोपी तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला है। नेहा तौफीक को राखी बांधती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसका नेहा विरोध कर रही थी, इसलिए वो नेहा को परेशान कर रहा था। हल्ला मच रहा था गली में कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मार गया, उसे घेर दिया। तब मैं बाहर को आई तो ये बराबर वाले कह रहे थे कि ऊपर जाओ, तुम यूं क्यों खड़े हो, ऊपर जाओ। उसे घेर गए, मार गए। मैंने ये देखा था जब वो कह रहे उतर के भागा, यहाँ से उतर के भागा है, तब मैंने उसकी थोड़ी सी झलक देखी थी। काले कपड़े पहन रखे थे, इधर को भागा था गली में। उसे पकड़ने की भी कोशिश करी 2 जनों ने, तो उनको धक्का मार गया। वो मुरादाबाद का रहने वाला था और उसकी मुसलमान था वो, और यहाँ गोदाम है, इधर काम करता था। पानी भरने गई थी तो थोड़ी देर बाद फोन आया कि पापा पानी नहीं आ रहा। तो ऊपर देखने गया तो तौफीक ने बुर्का पहन रखा था और उसका गला दबा रहा था। जैसे ही मैंने उसको भी बचाने की कोशिश करी तो पीछे खाली प्लॉट था, उसमें धक्का दे दिया, मुझे भी धक्का दे दिया। मेरे हाथ में दर्द भी है। अच्छा। हाँ, और नीचे गली में भागा ना तो पकड़ने की कोशिश करी लोगों ने, तो उनको भी धक्का दे दिया। पूरा समाज स्तब्ध है, पूरा क्षेत्र स्तब्ध है कि ऐसा क्या हुआ जिससे उस बच्ची की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। और निश्चित रूप से पूरे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास विचार नहीं है, जिनके पास संस्कार नहीं है, जिनके पास पद्धति नहीं है, और जो हमारे बच्चों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं और बात ना मानने पर निर्मम रूप से हत्याएं भी कर रही हैं। उसी का एक कड़ी में नेहा की हत्या हुई है।